बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, जहां रोजाना लाखों ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग करते हैं, कहा जा सकता है कि यही वो जगह है जहां से भारतीय पूंजी बाजार परवान चढ़ा है। 146 साल से बीएसई स्टॉक मार्केट में लोगों के भरोसे का प्रतीक बना है और इसीलिए आज हमने चुना है बीएसई को आज का स्वदेश हीरो। दलाल स्ट्रीट की ये आसमान छूती इमारत, जो शेयर बाजार के 150 से ज्यादा सालों की कहानी बयां कर रही है। कभी यहां बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ ब्रोकर्स शेयरों की खरीद फरोख्त किया करते थे और बाद में यहीं पर 5 ट्रेडर्स ने मिलकर बनाया भारत और एशिया का पहला सिक्योरिटी मार्केट, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 3 सदियां देख चुके बीएसई की स्थापना जुलाई 1875 में हुई, जिसकी छत्र छाया में भारत के फाइनेंशियल मार्केट ने रफ्तार पकड़ी। 146 सालों में बीएसई ने लोगों को एहसास दिलाया है कि बीएसई कभी रुकती नहीं है, बीएसई कभी झुकती नहीं है। इसका उदाहरण था 1993 बम ब्लास्ट, जिसके अगले दिन भी बीएसई बेखौफ होकर काम कर रही थी। आज देश की कुल संपत्ति का 1/3 हिस्सा स्टॉक मार्केट में है और दुनिया के टॉप 5 में भारत के स्टॉक मार्केट का नाम है। अब तक के सफर में बीएसई की अहम बात थी लोगों का वो भरोसा, जिसके चलते आज बीएसई में 8 करोड़ से ज्यादा निवेशकों के अकाउंट हैं। और कमाल की बात यह है कि कोविड काल के दौरान बीएसई में 3 करोड़ नए अकाउंट खुले। इसी टाइम पीरियड 2020-21 में कॉर्पोरेट के लिए 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए गए। साल 2017 में बीएसई देश का पहला लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बना। वहीं बीएसई ने न सिर्फ इक्विटी बाजार बल्कि एसएमईज की लिस्टिंग और एक्सचेंज के जरिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी लीडरशिप हासिल की है। बीएसई एसएमई भारत का सबसे बड़ा एसएमई प्लेटफॉर्म है, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 350 कंपनियों ने बीएसई के एसएमईज में लिस्ट किया। वहीं बीएसई स्टार एमएफ भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, जबकि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के करीब 10 करोड़ कस्टमर्स में से 6 करोड़ कस्टमर्स ने बीएसई के जरिए ही रजिस्ट्रेशन किया है और आने वाले टाइम में ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जबकि एसआईपी के क्षेत्र में भी बीएसई का रिकॉर्ड जानदार है। बीएसई हर महीने लगभग 2 लाख नए एसआईपी जोड़ता है। बीएसई की गिनती अब दुनिया के सबसे तेज एक्सचेंज में होती है। बीएसई की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली की तेजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ 6 माइक्रोसेकंड से भी कम समय में रिस्पॉन्स करता है। इसलिए बीएसई को दुनिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और इसका क्रेडिट जाता है बीएसई के सीईओ आशीष चौहान को। एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज बीएसई को मजबूत बनाने में जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। आईआईटी मुंबई से बीटेक और आईआईएम कोलकाता से पीजीडीएम होल्ड करने वाले आशीष चौहान, जिनकी कोशिशों से भारत में मोबाइल ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। अपनी स्थापना के बाद से ही भारतीय पूंजी बाजार के विकास में बीएसई ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है और इसलिए हमने चुना है बीएसई को आज का अपना स्वदेश हीरो। चलिए तो यहाँ पर बीएसई की कहानी सुनते हैं। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं बीएसई के सीईओ आशीष चौहान। स्वागत है आपका सर ईटी नाउ स्वदेश में और स्वदेश आर में। तो भारत की ग्रोथ स्टोरी देखनी अगर हमें हो तो बीएसई सेंसेक्स का सफ़र एक सही पैमाना हमको लगता है। दोनों को आप कैसे जोड़कर देखते हैं? किस तरह से तरक्की की कहानी घड़ी है और तरक्की आगे आप कैसे देखते हैं, बताएं हमें। बीएसई जैसे आपने कहा बहुत पुरानी संस्था है। 1875 में उसकी स्थापना हुई थी और उसके जो मूल है उससे भी लंबे हैं, लेकिन ये भारत की सबसे पुरानी वर्किंग इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ सो ओल्ड दैट इट्स ओल्डर देन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो। और उस समय जब 1875 में जब शुरू हुआ था, आज हम 2021 में बैठे, तो उन्होंने 3 सदियों देखी है। बीएसई ने 3 सदियाँ देखी है, 19, 20 और 21वीं सदियाँ। और उसमें आज जब हम देखते हैं तो भारत का टोटल जो वेल्थ है, भारत की जो संपत्ति है, उसका 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा स्टॉक मार्केट के अंदर इक्विटीज़ में जो निवेश किए है उसका हिस्सा है। तो करीब करीब जो ये फ्रेमवर्क जो स्टॉक मार्केट्स में बनाया बीएसई ने पिछले 145-146 सालों से, उसमें सबसे महत्व का रहा ट्रस्ट, कि जब आप कोई कंपनी में निवेश करते हो तो एक तरह से आप कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको ट्रस्ट करते हो
और कंपनी में भागीदार बनते हो, और अननोन जिसको आप जानते भी नहीं है वो कंपनी के हिस्सेदार आप बनते हो, कंपनी के भागीदार आप जब बनते हो, तो आपको एक पूरी तरह से भरोसा है कि बीएसई का और सरकार का जो भी तंत्र है वो आपके पैसे को अच्छी तरह से यूज़ करवाने देगा, और उसमें जब प्रॉफिट मिलता है कंपनी में तो उसका जो हिस्सा आपको मिलना चाहिए वो मिलता रहेगा। तो मुझे लग रहा है ये पूरा जो तंत्र बना हुआ है 146 सालों से, वो बहुत अच्छी तरह से सुदृढ़ तरीके से चल रहा है। गवर्नमेंट ने भी सेबी की रचना की 1990s में, और आज एक तरह से भारत सबसे बेहतर मार्केट्स में गिना जाता है। वर्ल्ड के 5 से टॉप 5 और टॉप 6 कंट्रीज़ में उसका नाम आता है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम देखें एक तरह से आशीष जी, तो कई दशकों से बीएसई निवेशकों के साथ चला है। तब और अब मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें, उनके माइंडसेट में किस तरह का बदलाव आते हुए आपने देखा है? पहले जो निवेशक होते थे थोड़े कॉशियस होते थे, और क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट की पद्धति है वो पूरे भारतवर्ष में एक तरह से उसका प्रचार नहीं हुआ था, तो सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के तक ही सीमित थी, और थोड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली या कलकत्ते में कई लोग निवेश करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो बहुत अधिक कमाते हैं और अधिक बचत भी करते हैं, तो वो भी एक तरह से निवेश करना चाहते हैं। और बैंकों में जो जब फिक्स डिपॉजिट हम रखते हैं तो उसमें आजकल कम इंटरेस्ट मिलने लगा है, तो वो लोग भी स्टॉक मार्केट की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। रिटायरीज जो है, जो अपने पैसे को ज़्यादा एक तरह से सेफ रखना चाहते हैं, वो भी क्योंकि बैंकों में आज निवेश करने से, फिक्स डिपॉजिट में रखने से या सेविंग बैंक में रखने से बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो वो लोग भी जो है स्टॉक मार्केट की तरह आकर्षित हुए हैं। जो यंगस्टर्स है 18 साल 19-20 साल के जो लड़के लड़कियां हैं, वो भी आज मोबाइल के द्वारा स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट या इनडायरेक्टली निवेश करने का मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए या कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के जरिए भी आप निवेश करते हैं। तो पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर जब से कोविड शुरू हुआ है, तब से बीएसई में करीब 3 करोड़ नए इन्वेस्टर अकाउंट्स खुले हैं, जबकि पूरे 144 साल में उसके पहले सिर्फ 5 करोड़ अकाउंट खोले थे। तो करीब 60% जो ज़्यादा नए अकाउंट्स ये कोविड के दरमियान खुले हैं, क्योंकि लोग भी घर पे बैठे हुए थे, लोग भी टेलीविज़न देख रहे थे, और उनको लग रहा था कि भाई हम भी इसमें निवेश कर सकते हैं। थोड़ा एक उनको समझ भी मिली, और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आए हुए हैं। लेकिन बीएसई का सफ़र यहाँ तक नहीं थमा है। हम देख रहे हैं कि अब आप एसएमईज के लिए भी प्लेटफॉर्म बनकर उभरे हैं। इनोवेशन सैंडबॉक्स भी लॉन्च किया है। किस तरह के डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है, क्या योजना है? पिछले साल में 2020-21 में हमने 18 लाख करोड़ से अधिक पैसे इंडियन कॉर्पोरेट्स के लिए जुटा है, करीब $250 बिलियन, जो पिछले सालों की मात्रा में बहुत अधिक थे। और कोविड के दौरान इतने पैसे इकट्ठा करना आसान नहीं होता है, और लोगों को वो भी लगता था कि भारत की मार्केट में उतना दम नहीं है जो इतने ज़्यादा पैसा वो लोग जमा कर सके। लेकिन बीएसई बॉन्ड्स जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा हमने उसको भी एक तरह से अच्छा अनुशासित किया है, और इसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज बॉन्ड्स में भी निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में आज बीएसई करीब एक महीने में 1.5 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शंस करती है। बिल्कुल यही जानना था हमें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हम देख रहे हैं छोटे निवेशकों का रुझान बढ़ा है। छोटी एसआईपी से भी बड़ी रकम वो जुटा पा रहे हैं। ये बताएं हमें, म्यूचुअल फंड्स के आपके पोर्टल को आखिर किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बढ़ावा मिल रहा है। ये जो 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस करीब 12 साल में 1000 से 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस करना वर्ल्ड में बहुत कम प्लेटफॉर्म्स में होता है। और क्योंकि ये बीएसई के अंदर है, तो स्वाभाविक है कि बीएसई की जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट या आईटी की जो सिस्टम्स हैं, वो उसका जो लाभ बीएसई स्टार एमएफ को भी मिलता है। और हमारे पास म्यूचुअल फंड के ही करीब 6 करोड़ जितने कस्टमर्स आज हमारे पास रजिस्टर्ड है। टोटल जो फोलियोज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीब 10 करोड़ है, उसमें से 6 करोड़ लोगों ने बीएसई के द्वारा निवेश किया हुआ है।
और मुझे लग रहा है करीब करीब सभी जो बड़े और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जो निवेशकों से म्यूचुअल फंड के लिए पैसा जुटाते हैं, वो बीएसई पे धीरे धीरे करके आ रहा है। और आगे जाके आज हमें लग रहा है कि करीब 40 से 50% जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं म्यूचुअल फंड में वो बीएसई स्टार एमएफ के द्वारा होते हैं। मुझे लग रहा है आगे जाके वो 80 से 90% हो सकता है। और उसमें जो ग्रोथ देखने मिला है म्यूचुअल फंड में, वो भी मुझे लग रहा है उसमें बहुत सारा हिस्सा बीएसई स्टार एमएफ को देना चाहिए। लेकिन भारत और बीएसई के लिए अगला माइलस्टोन आप क्या मानते हैं? मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो बीएसई का वो रोल रहेगा वो आगे जाकर भी रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की 1/3 से ज़्यादा जो संपत्ति है वो आज बीएसई से रिप्रेजेंटेटेड है। और आगे जाके मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा जब फाइनेंशियलाइजेशन ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ज़्यादा लोग भारत में इससे जुड़ते रहेंगे स्टॉक मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया 8 करोड़ से अधिक संख्या में हमारे पास आज निवेशक अकाउंट्स हैं। और मुझे लग रहा है कि अगले 2-3-5 सालों में ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जो निवेशक की संख्या है वो भारत के किसानों की संख्या से ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसमें बहुत सारे किसान भी रहेंगे, लेकिन जो लोग सोचते थे कि भाई ये सिर्फ अमीरों के लिए ये साधन है स्टॉक मार्केट का, वो नहीं है। आज भारत का आम आदमी भी इसमें निवेश करता है और उससे अधिक लाभ भारत को भी होता है, भारत की कंपनियों को भी होता है, क्योंकि जो कंपनियां पैसा जुटाती है वो जॉब्स क्रिएट करती है, तो भारत को भी एक तरह से फ़ायदा मिलता है। और वही पैसे जो है हम गोल्ड या सिल्वर या रियल एस्टेट में डालते हैं तो उतना ज़्यादा भारत के विकास में हम अपना योगदान नहीं दे पाते हैं, जबकि यहाँ पर हमें रिटर्न्स भी मिलता है और उस बहाने भारत के विकास में भी हम योगदान दे सकते हैं। भारत के विकास की आप बात कर रहे हैं तो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य तो नज़दीक नज़र आ रहा है, कोई और टारगेट सेट कर लेना चाहिए? ऐसे कई बीएसई कभी रुकी नहीं। बीएसई का 1993 में 1993 में बीएसई का बॉम्बिंग हुआ था, जहाँ कई सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसके दूसरे दिन ही बीएसई ने ट्रेडिंग शुरू कर दिया था। तो बीएसई कभी रुकती नहीं है और बीएसई कभी झुकती भी नहीं है, क्योंकि वो भारत के लिए एक सेवा करने के लिए हरदम तैयार रहती है कि भारत का जो धन है उसका ज़्यादा संचय हो, ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां भारत में पले पनपे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो। तो मुझे लग रहा है कि आज भारत इतना विकास नहीं हुआ है कि जो हम सोचे कि इतना जाके ठहर जाएंगे। हमें बहुत आगे जाना है, हम बहुत लंबा सफ़र करके आए। 145-146 साल कम नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अगले 50-100-200 साल तक और हमने एज ए इकोनॉमी ऑल्सो, एज ए कंट्री ऑल्सो, ऐसे हम देश तरीके से भी और अर्थव्यवस्था के तरीके से भी हमें अगले 50-100 साल बहुत जोर से दौड़ना है, हमें बहुत त्वरित गति से दौड़ना है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो क्या ये अब ह्यूमन माइंड को मात देंगे? क्या भविष्य आपको लगता है कि एल्गोरिदम का ही है? जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा लोग उसमें शामिल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिलेगी, एल्गोरिदम बनाने में नौकरियाँ मिलेगी, एल्गोरिदम चेंज करने में नौकरियाँ मिलेगी। तो कल भी मैं किसी को उदाहरण दे रहा था कि जैसे फाइट में ड्रोन्स जब आने लगे तो अमेरिका में कई फाइटर पायलट्स को चिंता हो रही थी कि हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन जो ड्रोन के जो संचालक थे वो तो कैलिफोर्निया में बैठ के अफगानिस्तान में वो सब काम कर रहे थे, लेकिन एक एक ड्रोन के पीछे 70-80 एनालिस्ट लगाए हुए थे कि जो हर चीज़ का मुआयना करे, हर चीज़ को एनालाइज करके उनको वापस दे। तो जो एक फाइटर पायलट की जॉब कम हुई होगी, लेकिन उसके सामने दूसरे 100 लोगों को और नौकरियां मिलने की संभावना होती है। तो मुझे लग रहा है कि जो ऑटोमेशन होती है उसका एक फ़ायदा जरूर होता है जो उसको पहली फर्स्ट स्टेज में अपनाता है या सेकंड स्टेज में अपनाता है, और उस एक बाद में धीरे धीरे करके सभी लोग अपना लेते हैं। लेकिन उसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी मिलती है, जो नई चीज़ें बनती है, मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक जॉब्स क्रिएट होती है, अधिक फ़ायदे बनते हैं। तो उसी तरीके से हमने भारत में कोई भी नई टेक्नोलॉजी है उसको हस्तगत करना है, उसको महारत हासिल करनी है और उससे हमने विश्व को जीतना है। बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपकी तमाम योजनाओं के लिए भी आपको ढेरों शुभकामनाएं।
चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में इतना ही। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें ET नाउ स्वदेश के साथ ही। नमस्कार।